ये पीपल्स पार्टी वाले भी जो है ना शरारत से बाज नहीं आते। नून लीग वालों को भी जो है ना वो चैन नहीं आ रहा। आज कौम की चीखें क्यों निकली हुई हैं? आज गैस क्यों गायब है? आज बिजली की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? सीपेक का जो पहला फेज था जिसमें 46 बिलियन डॉलर्स का जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो शुरू हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। चलते हो तो चीन को चलिए। किसी ज़माने में कहा गया था, यकीन अब आया है कि जब इमरान खान साहब बहुत सारे मामलात मेरा ख्याल है छोड़ करके और कुछ ज़रूरी उमूर निपटाने के लिए चीन जा चुके हैं। ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है, साज़ बदले गए, लेकिन साज़ इतने बदल गए कि अब उनकी धुनें भी समझ में नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही बात। पाक चीन दोस्ती, वो जो समंदरों से गहरी, वो जो शहद से मीठी, ये सारी बातें हम बचपन से सुन सुन करके जवान हुए हैं। और अब जो नज़र आ रहा है वो ये, जब वज़ीर आज़म मौसूफ़ का तैयारा वहाँ पहुँचा तो नायब वज़ीर ख़ारजा के भी नायब ने हज़रत वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ये पीपल्स पार्टी वाले भी जो है ना शरारत से बाज नहीं आते। नून लीग वालों को भी जो है ना वो चैन नहीं आ रहा। अपने दौर की क्लिप्स वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल की हैं, जब नवाज़ शरीफ को वहाँ की आला क़यादत रिसीव कर रही थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब चीन में वार्म वेलकम दिया जा रहा था। तो क्या हुआ अगर एक दफ़ा बावजूद कोरोना के इमरान खान साहब को लेने के लिए वज़ीर ख़ारजा का भी नायब आया। चाइना का जब सदर या वज़ीर आज़म हमारे यहाँ पधारते हैं, जब नाजिल होते हैं, तो हम उनका दिल मोह लेने के लिए हवा में ही हमारा तैयारों का स्क्वाड्रन उनके तैयारे को एस्कॉर्ट करता है, ताकि उनको एक एहसास दिलाया जा सके कि वो अपने ही मुल्क में हैं। और हमारे वज़ीर आज़म पर जो बीती वो देख करके अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन बात अगर यहीं तक महदूद रहती तो भी हम कड़वा घूंट पी लेते। आगे जो हुई वो सुन करके, देख करके बहुत ताज्जुब हुआ। वो लूप चलाना जिसमें ऑनलाइन मुलाकातें बाकायदा हो रही हैं पाकिस्तानी क़यादत की चीन के हुक्काम से, वो लूप चलाओ भाई। इस तस्वीर की जान छोड़ दो। हाँ, ये तस्वीर है, इसका लूप भी मौजूद है। बाकायदा चीन में जा कर के और ऑनलाइन मुलाकातें चीनी हुक्काम से हो रही हैं। इसकी वीडियो चला दो यार। ये है वो वीडियो। पाकिस्तानी क़यादत जूम पर चाइना में बैठकर चीन के हुक्काम से, चीन की क़यादत से और मुलाकात फरमा रही है। गो के बाद में चाइनीज़ वज़ीर आज़म से हमारे वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई, लेकिन ये क्या तुक था? जूम से ही अगर आपने मीटिंग करनी है, हुक्काम को दर्शन देने हैं, उनकी लंतरानियाँ आपने सुननी है, अपनी कुछ सुनानी है, तो जूम से ही अगर आपने मीटिंग करनी थी तो यहाँ से बाकायदा उड़ करके वहाँ जाने की, इतना फ्यूल जलाने की, इतना दिल जलाने की, इतनी मीडिया कवरेज खाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो काम यहाँ से भी हो सकता था। लेकिन जनाब, आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ ले गई है दुनिया को, क्या पता इसके पीछे भी कोई लॉजिक हो मेरे सरकार की। इस दौरान में वज़ीर आज़म के दौरे पर अपोजिशन के एतराज़ात ज़ाहिर है कि हर दफ़ा की तरह सामने आ गए हैं। अपोजिशन का कहना है कि ये दौरा इंतहाई फजूल, इंतहाई बूदा और इंतहाई फ्लॉप है, जिसकी कोई तुक नहीं थी, सर था न पैर। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीपल्स पार्टी वाले अपने दौर के ख़साइल गिनवा रहे हैं कि हम जब जाते थे तो ये होता था। नून लीग वाले अपने गिनवा रहे हैं कि जब हम जाते थे तो ये होता था। सब चीनियों से अपनी रिश्तेदारियाँ साबित करने पर तुले हैं। दूसरी जानिब शौकत तरीन साहब ने इस दौरे को इंतहाई कामयाब करार देते हुए एक अजीब सी कही है। उन्होंने कहा कि IMF के पैकेज मिलने के बाद से रुपए की कदर में इजाफा हुआ। इस पर भी इंशाअल्लाह ताला आऊँगा तफसील से। इस दौरान में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद ग्रेट चौधरी साहब वो बाज ना आए। उन्होंने एक और शगुफा छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि अमरीका चीन तनाज़े में किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीका चाइना तनाज़े में पाकिस्तान अपना किरदार अदा करना चाहता है। अब ये बड़ी खुशकुन बात है, इससे ऐसा लगता है कि हम वर्ल्ड लीडर्स हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है?
क्या वाकई में ऐसा है? वो यमन का मामला ही हमारे गले पड़ गया था, सऊदी अरब और यमन वाला मामला, उससे बड़ी मुश्किल से निकले। उसके बाद फिर आपने फिर सालसी की कोशिश की, चलो वो किसी न किसी तरह से शायद कबूल हुई। लेकिन अब ये मामला अमेरिका या चाइना में से कौन इस सालसी को मानेगा, और क्या हम वाकई इतनी ज़बरदस्त पोजीशन पे आ चुके हैं? पहले ही सी पैक का मामला जो है वो गले पड़ा हुआ है। चाइना सी पैक की जो कंप्लीशन है इन्वर्टेड कॉमास में, उसके हवाले से चाइनीज़ क़यादत के जो रिजर्वेशंस हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस पर नून लीग पहले ही बहुत शगुफ़े छोड़ रही है कि नवाज शरीफ के दौर का सी पैक और इमरान खान दौर में सत्यानाश हो गया। और इसकी कुछ बातों की तस्दीक उस वक्त भी हुई कि जब ख़बरें चलीं, जब बाकायदा अखबारी इत्तलात के मुताबिक चाइनीज़ हुकाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अनमोल रत्नों से अपनी मुलाकातों में अब से कुछ अरसे कबल सी पैक पर अपनी तशवीश का इन्वर्टेड कॉमास में इजहार किया। जाहिर है कि ये वही सी पैक है जिसकी कंप्लीशन से पाकिस्तान में तामीर और तरक्की का नया दौर खुलना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब तक तो वैसा कुछ नहीं हो सका। पहले जो सी पैक के ठेकेदार थे अब वो बेरोज़गार हैं, उस पर हुकूमत का अपना वर्जन है, अपोजिशन की अपनी कहानियाँ हैं। मैं उसमें उस डिटेल में जाए बगैर कुछ और ख़बरें हैं जो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। चाइना के दौरे से हटकर इन पुरलुत्फ़ ख़बरों पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल साहब एहसास तफ़ाखुर से सरशार हैं, बता रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल 11 रुपये और डीज़ल 14 रुपये बढ़ा मंजूर नहीं किया। सर ज़्यादा खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है, अनकरीब इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई नया आइटम बम गिरा दिया जाएगा। 11 रुपये बता करके 6 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे, 5 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। आपका दौर इन सब हरकत से लबरेज है, तो इसलिए हमारी आंखों को सपने मत दीजिए, उन ख्वाबों को देने से फ़ायदा किया जिनकी ताबीर आपके हाथ में नहीं। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था जाने से पहले, कह रहे हैं कि मेरी अपील पर लब्बैक कहते हुए अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफे पर रजामंदी जाहिर करने पर मैं फ़लाँ इदारे का शुक्रगुजार हूँ। दीगर कंपनियों से भी मेरी गुजारिश है कि मिसाल की पैरवी करें। किसी दौर में शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुल्क का सबसे ताकतवर ओहदा होता होगा, मुल्क का वाकई चीफ एग्जीक्यूटिव होता होगा कि जो हुकूमत जो वज़ीर-ए-आज़म लोगों की तनख्वाहें बढ़ाता होगा, वो सिर्फ बजट बनाने का या महंगाई बढ़ाने के काम नहीं आता होगा। लेकिन ये अजीब दौर आया कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपीलें कर रहे हैं, कहाँ मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हो और कहाँ पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन, वो 1 करोड़ नौकरियाँ तो कहीं खड्डे में। अब हज़रत वज़ीर-ए-आज़म बाकायदा मिन्नतों तरलों पर उतर आए हैं, और जो कंपनी अपने आप को इस लायक महसूस करे कि वो वज़ीर-ए-आज़म से शाबाश लेगी, वो ये ख़तरा मोल लेगी। ऐसे कितने लोग हैं, ये भी एक सवाल है। असद उमर साहब फरमा रहे हैं कि सिंध को 14 साल से डाकू चला रहे हैं। ये कहना है अल्लामा असद उमर साहब, वो जिन्होंने अपोजिशन के दिनों में कहा था कि अगर हम नहीं डिलीवर कर पाए तो हम अपने घर चले जाएंगे 1 साल में। आप हमारी ये वीडियो संभाल के रखिएगा। वो जिन्होंने कहा था कि अब हमें यहाँ से एस्केलेटर से ऊपर जाना है, जिसने आना है वो अभी आ जाए, उसके बाद वो एक्सीलेटर ही नीचे गिर गया, असद उमर ऊपर चले गए, दोबारा वजीर बन गए। असद उमर ने कहा कि सिंध पे 14 साल से डाकू मुसल्लत हैं। पूछना यह था कि वो हुज्जाज कराम की हुकूमत जो हम पर 3-3.5 साल से नाजिल है, उसने अब तक क्या किया। इसी तरह की और बहुत सारी दिलचस्प या इन्वर्टेड कॉमास में दिलचस्प बातों आज के शो में करने की कोशिश करूंगा। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। मेरे साथ मोहतरम रियाज़ फ़तियाना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर नेशनल असम्बली, बज़रिया टेलीफोन हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इन दोनों मुअज़्ज़िज़ीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का सब्र आजमाने के लिए मोहतरम रियाज़ फ़तियाना का रुख करेंगे। रियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मिजाज बखैर हैं आपके? जी मैं खैरियत से हूँ सर। सबसे पहले तो प्रोग्राम में इतने तवील अरसे बाद शिरकत पर, चाहे बज़रिया टेलीफोन ही सही, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और साथ ही साथ दोस्ती का एक छोटा सा नजराना एक सख्त सवाल की सूरत आपके लिए अरसाल कर रहा हूँ। सर ज़माने के अंदाज बदले गए, अभी मैंने अपने इंट्रो में कहा, लेकिन सर अब अंदाज ऐसे भी क्या बदले गए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को वो समंदरों से गहरी दोस्ती, वो शहद से मीठी दोस्ती, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ पहुँच रहे हैं और उनको लेने के लिए वज़ीर ख़ारिजा का भी नायब वहाँ मौजूद है। जब पाकिस्तान में चीनी कोई क़यादत आती है तो हम उनको हवा से ही अपने स्क्वाड्रन तैयारों का स्क्वाड्रन भेज करके ये यकीन दिलाते हैं कि आप अभी तक हमारे सर आँखों पे हैं, आप अभी तक अपने मुल्क की फ़ज़ाओं में ही हैं। लेकिन सर इस मरतबा जो देखने में आया है वो काफ़ी अजीब सा था।
ऐसी कोई बात नहीं है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट आता है तो उनका जो मिनिस्टर फॉर प्रोटोकॉल होता है वो उसको रिसीव करता है। और क्योंकि वहाँ पे विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं चाइना में और बेनथा VIPs और हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट आ रहे हैं वहाँ पे, तो सभी को उनके मिनिस्टर साहबान ने ही रिसीव किया है। एक मिसाल दें जिसको चाइना के प्रेसिडेंट ने आके रिसीव किया हो, बहुत पुरानी बात है। कभी अयूब खान साहब को भी अमेरिकी सदर आके एयरपोर्ट पे रिसीव करता था, लेकिन अब ये प्रैक्टिस बंद हो चुकी है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन और बहुत सारी मुश्किल। अब सभी मुल्कों की यही प्रैक्टिस है। खुद पाकिस्तान में भी बाहर के ममालिक के लोग आते हैं, वज़ीर आज़म या सदूर, तो आपने नहीं देखा होगा कि सदर या वज़ीर आज़म उनको लेने गए हैं। एक आध वाक़या कहीं ज़ाती तो हो सकता है कि कहीं गए हों, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। और हस्बे मामूल वो उनको रिसीव किया गया है और उसके मुताबिक उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया है और बहुत उनकी इज्जत अफजाई हुई है। बहुत सारे मुआहदे उनके आपस में हो रहे हैं और चाइना पाकिस्तान की दोस्ती में नई जो है नया एरा उस पर शुरू होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना, दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक सुपर ताकत है और हमारे इसी पैक की वजह से हमारे दोनों मुल्कों के मफादात आपस में जुड़े हुए हैं। इन हालात में जबकि बाकी आपको जानते ही हैं एक नई कोल्ड वार भी दुनिया में शुरू है। सोवियत यूनियन के फाल के बाद अमेरिका सुप्रीम ताकत बन गया था, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। नया ब्लॉक है, चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, पाकिस्तान भी हो सकता है। तो ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इंडिया की सबसे ज़्यादा टिकाऊ अमेरिका का है। ये वो वजूहात हैं जिसकी बिना पे हमें अपने मुल्क और कौम के मुफाद में फैसले करने होते हैं। पहले हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों अमेरिका की जेबों में थे, लेकिन आपने देखा जब बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान का डाउनफॉल हुआ, तो उस वक्त तो हम साथी बेड़े का इंतजार ही करते रह गए, वो नहीं आया जी। तो मेरा ख्याल है कि चीन हमारा आजमाया हुआ दोस्त है और हमारे मुआशी मामलात आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है और बहुत अच्छा प्रोटोकॉल रिस्पेक्ट भी है। ये तो एक प्रोपेगेंडा है अपोजिशन का, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। जो होना था रूटीन के मुताबिक हुआ है और दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक एतमाद का रिश्ता है उसमें और इस्तेकाम आया है। ज़बरदस्त सर, गुड टू हियर दैट। मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान साहब। अब इनका रुख करते हैं, आप थोड़ा सा अगर आप इनकी बात सुने उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना एहसान साहब, सर इंतज़ार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए अजहद माजरत। सर ये पोजीशन की शरारत है कि जो आप अपने दौर की तस्वीर और वीडियोज़ वगैरह चला करके और ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ चीनियों के सगे थे और इमरान खान सौतेले। सर ऐसा कुछ नहीं है। रियाज फतियाना साहब ने बाज़ाब्ता भरपूर तरदीद फरमा दी है। अब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज फतियाना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कुछ भी नहीं हुआ। ये जो चीन का दौरा है, ये विंटर ओलंपिक गेम्स की जो है उसके अंदर चीन चाहता था कि हाई प्रोफाइल जो उसके जो दोस्त हैं वो उसके अंदर शामिल हों और इसी तरीके से वो शामिल हुए। और इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। हमारी कोशिश है हुकूमत की कि इसको हम ऐसे दिखाएं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्या कुछ हो चुका है। सीपेक का जो पहला फेज था जिसमें 46 बिलियन डॉलर्स का जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो शुरू हो चुका है और वो 2018 तक काफी हद तक मुकम्मल भी हो चुका था। और उसके बाद वो सुस्त रवि का शिकार हो गया और चीन जो है वो हमारे से काफी हद तक नाला हो गया। मैं बताता हूँ कैसे जो मेरी बात है वो साबित होती है। वो इस तरीके से कि आखिरी दौरा जो चीनी सदर का था वो 2015 में लगा, जिसको इन्होंने 126 दिन के धरने से डिले किया। उसके बाद फिर चीन के सदर का कभी दौरा लगा ही नहीं। और जो हमारे दौर हुकूमत में जिस तरह इसको दिखाया जा रहा है कि यह पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट दौरा है, हमारे वजीर आजम भी बहुत दफा चाइना जाते रहे और हमारे मुख्तलिफ वज़रा भी बार बार सीपेक के लिए मीटिंग्स करते रहे, लेकिन पिछले 3.5-4 सालों में आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि वजीर आजम जा रहे हैं चाइना दौरे के ऊपर और सीपेक का नया पैकेज आ रहा है, कोई नई इन्वेस्टमेंट की, कोई 50-60 अरब नए और इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब एक विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग के अंदर जिधर उनको दावत दी कि आप इसको एंजॉय करें, उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि पता नहीं क्या कुछ जा रहा है, ये अब इनके खोखले नारों की जो है वो दिखाता है कि कितने खोखले इनके नारे हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान
के अंदर जो बड़ा प्रोजेक्ट आया है, जिसको अब 46 अरब से कोई 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी पे जाना चाहिए था, कोई आगे तेजी से SECs जो आपके इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट आती, बाकी जो ये रोड है गवादर जो है वो उसकी लॉन्चिंग बेहतरीन तरीके से होती, तो वो चीजें नहीं हुई, वो बड़ी सुस्त रवि से चल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये चीन और जो पाकिस्तान की दोस्ती है ये PTI से क्या जो हमारे साथ सियासत है उससे बड़ी है और उससे बढ़ चढ़ के होनी चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस दौरे से इमरान खान साहब और PTI को ये समझ आ जाए कि CPEC एक इम्पोर्टेंट जो है वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहिम रिश्ता जो है वो सिर्फ CPEC के जरिए तो नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो दौरा है इस पर किसी किस्म की जो है वो सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर किसी किस्म के शकूक के साए नहीं मंडलाने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपने जो नया कट्टा खोल दिया है चीनी नाराज़गी का, मैं चाहूँगा रियाज फतियाना साहब इस बात की तरदीद अपने होते हुए फरमा दें। रियाज फतियाना साहब, बाज़ाब्ता आखिरी दौरा जो चीनी सदर का था, जो बावजूद आपके वो नादिरशाही धरने के कैंसिल हुआ, उसकी बिना पे चीन नाराज़ है, ये इंकशाफ किया है राना एहसान अफजल साहब ने। सर क्या कहेंगे? देखिए, ये राना साहब को पता नहीं गलतफहमी क्यों हो गई है, ऐसी बात नहीं है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म बहुत बड़े खुददारी के साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि वो 2 साल तक बरतानिया नहीं गए, हालांकि उनके बच्चे भी वहाँ थे। आपने देखा कि अमेरिकी सदर ने जब तक उनको इनवाइट नहीं किया वो अमेरिका भी नहीं गए थे। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान और चाइना के बाहमी मुफादात, एक बात याद रखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है ना वो डिप्लोमेसी होती है और कोई किसी का मुश्किल दोस्त नहीं होता। हर मुल्क के अपने मुफादात होते हैं। पाकिस्तान के अपने मुफादात हैं, चाइना के अपने मुफादात हैं। एक तो दोनों कॉमन एनिमी के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया है वो पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ है। लद्दाख में जो कुछ हुआ और चाइनीज फौजियों ने सिर्फ दुर्गत बनाई, हिंदुस्तानी फौजियों की हाथ से पिटाई की, आपने देखा। तो इसलिए ये सारे मामला जो है, तो डिफेंस मामला हमारे आपस में इकट्ठे हैं, दोनों मुल्कों का मुआशी मुफाद इकट्ठा है। गवादर सी पोर्ट पे चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये वैक्सीन के बारे में आपने देखा होगा कि चीनों को जो वैक्सीन आई है चाइना सबसे पहले इसी में हमें दिया, में कहीं से वैक्सीन भी नहीं मिल रही थी। और ओवरऑल हेल्थ एजुकेशन, पाकिस्तान का 28,000 बच्चा इस वक्त चाइना में तालीम हासिल कर रहा है, जिनको चाइना मोस्टली बच्चे स्कॉलरशिप पर भी हैं और तालीम भी हासिल कर रहे हैं। तो CPEC, मुआशी मुआहदे, दिफाई मुआहदे, अभी आपने देखा होगा हमारे कई बहरी जहाज, जंगी बहरी जहाज अभी चाइना से पाकिस्तान पहुंचती हैं, जो पाकिस्तान उससे परचेज किए हैं। थंडर 17 जो एयरफोर्स का जहाज है, दुनिया के बेस्ट जहाज समझा जा रहा है, ये भी पाकिस्तान चाइना जॉइंट वेंचर है, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो दिफाई, तालीमी, सेहत, मुआशी, बहुत सारे मामलात में हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखा होगा जब भी पाकिस्तान पे दुनिया के दूसरे मुल्कों का दबाव आया है तो चाइना ने पाकिस्तान के खिलाफ हर करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में, इस्लामी काउंसिल में वीटो किया है और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। कश्मीर के मामले में भी चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है सारे मामलात में। तो ये ऐसी कोई मफरूज़ा है, अगर तल्लुकात अच्छे न होते तो इमरान खान को दावत क्यों दी जाती। सर रियाज फतियाना साहब, जुज़वी सवाल मेरा एक ले लीजिए यहाँ पे, आपके ख्याल में क्या वजह है कि अपोजिशन इतने बड़े, इतने अहम दौरे को जो इतनी कामयाबी के साथ तरक्की की यानी कामयाबी की मनाजिल तय कर रहा है, उस पर अपोजिशन ना सिर्फ शकूक व शुबात के साए खड़े कर रही है बल्कि उस पर चीनी नाराज़गी और इस तरह की बातें करके अवाम को बदजन करने की आपके हिसाब से कोशिशें भी की जा रही हैं? देखिए, इसके दो वजूहात हैं। एक तो अपोजिशन के पास और काम भी कोई नहीं होता, जो गवर्नमेंट में तो होते नहीं है। अगर हुकूमत पे तनकीद भी ना करे तो और करना क्या है, ये उनके मिशन का हिस्सा है। कम से कम इस तरीके से वो अपने आप को जिंदा रखते हैं कि हमने हुकूमत के इतनी तनकीद कर ली। ये पॉइंट स्कोरिंग होती है। 2-3 जमातें हैं अपोजिशन की, वो लोगों को दिखाती है। नून कहती है कि मैं बड़ी मुखालिफ हूँ, पीपल्स पार्टी कहती मैं, JUI भी दरमियान में पहलवान साहब आ जाते हैं। दूसरी ये है कि दरअसल
लगातार जो शिकस्त हुई है अपोजिशन को पार्लियामेंट में, जॉइंट सिटिंग में, बहुत सारी कानून साजी में, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख में, अभी आपने देखा कि सेनेट में फिर हुकूमत अददी अक्सरियत न होने के बावजूद स्टेट बैंक का कानून पास करवा लेती है। ये सारी वो बातें हैं जिससे अपोजिशन बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार है और बेचैनी का, और वो परेशान इसलिए हो रहे हैं कि तमाम तर कोशिश के बावजूद ना तो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख कामयाब होती नजर आती है। पार्लियामेंट में उनको अक्सरियत न होने के बावजूद अपने वो बिल पास करते जा रहे हैं, और वो जो इंसाफ हेल्थ कार्ड और एहसास प्रोग्राम और बच्चों को स्कॉलरशिप और वज़ाइफ, और ये वो इक़दामात हैं जिससे पाकिस्तान सही मानों में रियासत मदीना और इस्लामी फलाई में रियासत बनने जा रही है। इसकी अपोजिशन ये समझती है कि 2023 के इलेक्शन पीर के हाथ से खिसका जा रहा है अपोजिशन के हाथों से, और उनको 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा, इस हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये वो वजूहात हैं जिसकी बिना पे वो कोई मौका नहीं जाने देते कि वो गोइबल था, नाजी जर्मनी हिटलर का वजीर इस्लात, तो उसकी मशहूर बात है कि बार बार झूठ बोले मिठाई के साथ तो सच मालूम होने लगे। तो ये महल गोइबल के ही शिगिर्द इकट्ठे हो गए हैं सारे अपोजिशन में, और वो प्राप्तगता करते हैं। तो ऐसी बात नहीं, हुकूमत तो सच्चाई की पॉलिटिक्स करती है। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ आपसे इस्तदा है, थोड़ा सा हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, यह वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन। मस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन की। राना एहसान साहब, लीजिए, हाथ के हाथ तरदीद मैंने करवा दी। आप लोगों के पास चूँकि कोई काम नहीं है, आप लोग चूँकि अपोजिशन बेरोज़गार हो गई है, इसलिए अपनी दिहाड़ी के चक्कर में ये दरअसल आप जमहूरियत दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं। रियाज फतियाना साहब ने क्लियरली कैटेगोरिकली बता दिया। सर, क्यों इस कदर मुल्क दुश्मनी इन्वर्टेड कॉमास में उसका सबूत दिया जा रहा है? देखिए, रियाज फतियाना साहब ने जो चीन के साथ तल्लुकात गिनवाए वो बिल्कुल ठीक है, मैं उससे मुत्तफिक हूँ। उसमें जेएफ थंडर भी, आपकी आर्म फोर्सेस का उनकी आर्म फोर्सेस के साथ तल्लुकात, और अभी उन्होंने कोई बहरी जहाज भी हमें दिया, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन असल हकीकत ये है कि जो तल्लुकात जिस तरीके से चढ़ रहे थे, बेहतरी की तरफ जा रहे थे, सीपेक जैसा प्रोजेक्ट आना, उसके अंदर सुस्त रवि जो आई, और अभी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने तो 11,000 मेगावाट सीपेक के जरिए इंस्टॉल कराए, एक पूरा वेस्टर्न रूट जो है उसका नेटवर्क, रोड नेटवर्क मुकम्मल कराया है आपका गिलगित बल्तिस्तान से ऑनवर्ड्स, तो वो देखिए वो बन भी गया। यहाँ अभी इनकी हुकूमत में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं आई और नहीं देखी ना सुनी हमने कि अब जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो कोई 20 अरब की या 30 अरब की आने लगी है या आ रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कि इस चीज की गवाही देता है कि सीपेक सुस्त रवि का शिकार हुआ। बाकी तल्लुकात तो मैंने आपको पहले ही कहा कि चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। इन्होंने उनको सुस्त कर दिया और सीपेक के प्रोजेक्ट को सुस्त किया, जो कि एक हकीकत है। इसको ये जितना मर्जी जुटाएं, लेकिन जो हकायक है वो इसी तरफ जो है वो गवाही देंगे। देखिए, बाकी ऑपोजिशन जो है वो उनका काम है, उनका फर्ज है कि वो हुकूमत की नाअहली बयान करें, और जब हम बयान करते हैं तो ऑब्वियसली इनके पास जवाब नहीं होता तो ये तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा फतियाना साहब से कि जोसेफ गोबल्स ने सही कहा था कि इतना बड़ा झूठ बोलो और उसको बार बार दोहराओ, इतनी दफा दोहराओ कि लोग उसको सच मान लें। ये इमरान खान की जो तकरीर है वो वही तकरीर चल रही है जो पिछले 10 सालों से चल रही है। वो झूठ के ऊपर मबनी है, वो तब्दील भी नहीं, उसको वो बार बार दोहराते हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि कोई बेहतरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आई। हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि अब उनको सीपेक की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ आ जाएगी। एक पॉइंट जरूर है आफरीन साहब, इस वक्त जो ये MOU साइन कर रहे हैं और हमें दिखाएंगे जी हमने एक और MOU साइन कर लिया या 20 और MOU साइन कर दिए, ये MOU साइन करके अब ये क्या, इनकी हुकूमत तो इख्तिताम की तरफ जा रही है ना, वो प्रोजेक्ट शुरू होने को होंगे, वो MOUs जो है वो कागज। अब तक तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम था, अब तो आपको जो है इफ्तिताह करना था कि ये सीपेक के जरिए ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने खोला था इसकी फैक्ट्रियां चल गई।
अब ये प्रोडक्शन में आ गई। ये बदकिस्मती है कि ये चौथे साल में भी एमओयू खेल रहे हैं कि जी हमने कागज पे साइन कर दिया, वहां फोटो सेशन कर दिया। भाई 4 साल बड़ा लंबा टाइम होता है, इसके अंदर तो अब प्रोजेक्ट्स जो सीपेक के सेकंड फेज के थे उनको अपनी शक्ल में आना चाहिए था, जो कि नहीं आए। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि 4 साल जो सीपेक की रफ्तार हमने पकड़ी थी, मैं समझता हूँ उसका तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा भी इस वक्त जो है वो सर सीपेक पर काम की रफ्तार का भी जायजा लेंगे रियाज फतियाना साहब के साथ ही। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। रियाज फतियाना साहब, सर एतराज हुआ एहसान साहब की जानिब से, राना एहसान साहब की जानिब से कि अभी तक कोई कंक्रीट इन्वेस्टमेंट प्लान सामने नहीं आया फ्रॉम द चाइनीज। सर दौरा तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, तो इन्वेस्टमेंट प्लान इतनी जल्दी कहां से सामने आ जाएगा? ये एमओयूज की बात हो रही है, जरा कुछ फरमाइए सर। देखिए, इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो चाइना और अमेरिका के दरमियान जो तनाव है, इस नतीजे में अमेरिका ने कुछ पाबंदियां लगा दी हैं चाइना पे, क्योंकि इस वक्त तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट अमेरिका में चाइना से हो रही हैं। इसकी बिना पे उन्होंने एयरलाइन पे, बाकी चीजों पे से थोड़ा सा चाइना दबाव में आया है, माशी दबाव में। एक तो मैं ये बात करूं। नंबर 2, कोरोना कोविड-19 का जो आया है वो पूरी दुनिया को की मैशतों को बिठा गया है। पाकिस्तान की मैशत भी इससे मुतासर हुई है। इसके बावजूद कि हम 5.37% ग्रोथ रेट हमारा GDP में है, ये अमेजिंग है इस पूरे खित्ते में। तो चाइना की मैशत भी इससे कमजोर हुई है और इस वजह से जिस तरह उसके खुले इरादे से दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में उसकी इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ स्लो डाउन हो गई है। उसकी वजह यही है कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई है। इसके असरात तो पाकिस्तान चाइना के दरमियान भी होंगे, अदरवाइज कोई इसमें दूसरी बात, कोई गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आप मेरे साथ मौजूद हैं। राना एहसान साहब, सर हुकूमत का दावा है कि दौरा इंतहाई कामयाब रहा। ये जाहिर है कि ये इत्मीनान शौकत तरीन साहब के अल्फाज से, उनके स्टेटमेंट से भी झलकता है, जिसमें उन्होंने इस दौरे को इंतहाई कामयाब बताया। साथ में आपने दावा भी फरमाया कि पाकिस्तानी रुपए की कदर IMF के पैकेज के बाद जो है वो बढ़ गई है, मुस्तहकम हो गई है रादर। सर इसका मतलब है कि चीज़ें ऑर्डर में तो आ रही हैं, ग्रेजुअली ही सही। देखिए, अभी जो IMF का ये जो रिव्यू फाइनलाइज हो गया और आपको $1 बिलियन की जो ट्रांच है वो मिल गई, उससे जाहिर सी बात है आपका जो शॉर्ट टर्म है उसमें आपकी रिजर्व्स में बेहतरी आई, लेकिन और डॉलर की कदर में भी, रुपए की कदर में भी बेहतरी आई। लेकिन जो चैलेंज आरफीन साहब अगले 4-5 माह का है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, $9 अरब की तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपके पहले 6 माह का है। अगर इसी को हम अगले 6 माह पे प्रोजेक्ट करें और थोड़ा बहुत कम भी कर लें, तो आप 16 से 18-19 अरब डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट को देख रहे हैं, जो इस साल के एंड तक होगा। अभी अगले 5 माह के अंदर आपने जो कर्जों की अदायगी करनी है वो भी $8.5 अरब के लगभग है। इसका मतलब ये है कि अगले 4-5 माह के अंदर या 6 माह के अंदर आपको अभी जो और कर्जे लेने हैं बैरूनी मुल्क ममालिक से या बैरूनी इंस्टीट्यूट से, जिसमें वर्ल्ड बैंक, ADB है, वो 16-17 अरब डॉलर के हैं, ये अगले 4-5 माह के अंदर। अगर हुकूमत से इस हदफ को नहीं पूरा कर पाती तो आप समझें कि डॉलर के ऊपर, रुपए के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। हमें ये कोई आर्जी बेहतरी नहीं चाहिए, अल्लाह करे कि ये मैनेज कर जाएं और डॉलर जो रुपया है वो 175 या 170 के दरमियान में रहे। लेकिन अगर इस हदफ को ये पूरा नहीं कर पाते, देखिए अगर कर भी पाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप 16-17 अरब के कर्जे और जो है वो पाकिस्तान के ऊपर, जो पहली कर्जों में आपने डुबा दिया, उसके ऊपर चढ़ा देंगे। और दूसरी चीज जो ये जो मैंने आपको ये सारा सिनारियो बताया, उसमें ये है कि ये हमें कहते थे कि हम 19 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए, इसके अलावा इनका और कोई इल्जाम नहीं है हमारे ऊपर 2018 में। इस साल के अंदर उसी के लगभग करंट अकाउंट डेफिसिट होने को जा रहा है। और ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जिसको इन्होंने बुरा भला, मैं कहता हूं ये एक हकायक भी आगे कि जिसको इन्होंने बुरा भला कहा वो खुद इनके सामने आके खड़ा हो गया कि इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा। अल्लाह करे ये इतने डॉलर्स रेज कर ले, उसका नुकसान ये कि कर्जे चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर रेस नहीं कर पाते तो डॉलर 200 से ऊपर भी जाएगा। दुकान चल रही है जो आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मईशत की बदहाली का नोहा रियाज फतियाना साहब ये जो पढ़ रहे हैं, राना एहसान साहब ये अगले 6 महीने को लेकर के अभी से एहतियातन परेशान हो रहे हैं। सर इनकी तशफ़ी के लिए मईशत की बहाली पर
अगर आप कोई तकरीर फरमाएं। देखिए, एक तो डॉलर पे दबाव अफगानिस्तान की वजह से है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने तालिबान तो नहीं भेजे, तालिबान और अमेरिका के दरमियान कतर में दोहा में मुज़ाकरात जारी थे, और जो अमेरिका ने 5 लाख अफगान फौज तैयार की थी वो डे फर्स्ट ढेर होगी तालिबान के सामने और मज़ामत नहीं कर सके। अब दुनिया ने इस पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं और इस वजह से वो हमारे मुसलमान भाई हैं, और इस्लाम में है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा हो तो आप उसकी मदद करें। अब उनकी मीशत दबाव में है, पाकिस्तान से डॉलर जो है और कुछ जरी अशिया भी, खाने पीने की चीज़ें भी अफगानिस्तान जा रही हैं। हम तो नहीं चाहते कि हमारे अफगान भाई भूखे मर जाएं और वो तबाह हो जाए। इस वजह से भी डॉलर दबाव में है और कोरोना की वजह से भी, दोनों फैक्टर ऐसे हैं। और फिर माजी में जो कमज़ोर माशी पॉलिसियाँ थी और खजाना खाली था, 35,000 अरब डॉलर का कर्जा मुल्क पे नाफिज था, मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, उससे बचने के लिए भी इक़दाम करने पड़े। ये सारी वजूहात हैं। कमज़ोर मेशत वरासत में भारी कर्जे बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क, आपका ट्रेड डेफिसिट डबल था, इंपोर्ट डबल, एक्सपोर्ट कम, और सारी वजूहात के बावजूद आपने देखा कि अब गैर मुल्की जो पाकिस्तानी है वो 23 अरब डॉलर तो वही भेज रहे हैं। मुल्क की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, इंपोर्ट इसलिए बढ़ी है, 5 अरब डॉलर तो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की मशीनरी पर इंपोर्ट बिल आया है। टेक्सटाइल सेक्टर जो फैसलाबाद हमारा हब है, सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई थी। मेरे हल्के में 3-4 पावर लूम है, वो बंद पड़ी हुई थी। अब सारी पावर लूम भी, सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री 3 शिफ्टों में चल रही है। इससे मजदूर को मजदूरी मिल रही है, पाकिस्तान को टैक्स मिल रहा है, साथ फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है। पहले बांग्लादेश हमें बहुत पीछे छोड़ गया था टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान इस पूरे खित्ते को पीछे छोड़ गया है टेक्सटाइल में। ये सारे फैक्टर्स हैं इस वक्त जो इंडिकेटर्स हैं, और जो दुनिया के मालियाती इदारों ने पाकिस्तान के बारे में लिखा है, इसमें तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है कि इन हालात में पाकिस्तान की मैशत है तरक्की के मुमालिक में, जो कोरोना के बावजूद तरक्की पजीर है और बेहतरी की तरफ जा रही है। राइट सर। नाजरीन, खुशखबरी ये कि ब्रेक के बाद सेनेटर आजिज धामरा ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। इसी खुशी की खबर के साथ एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हस्ब वादा आजिज धामरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आजिज धामरा साहब, सर शो में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं सर आप? जी, बड़ी मेहरबानी। धामरा साहब, बात हो रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा चाइना की। सर, रियाज फतियाना साहब ने बताया कि दौरा इंतहाई कामयाबी से अपनी इख्तितामी मराइल तय कर रहा है। दौरे में नहायत मुस्तहकम बल्कि मजबूत और मुस्तहकम दोस्ती की जानिब कदम बढ़ा दिया गया है, वो दोस्ती जो पहले ही समंदर से ज़्यादा गहरी और शहद से ज़्यादा मीठी थी। सर, इसका मतलब है कि सब ठीक ठाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन साहब, मेरे ख्याल में कि चाइना की दोस्ती की बुनियाद अगर वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान खान साहब अपने हाथों से और इस दौरे के बाद रखते तो मैं भी मुबारकबाद दे देता कि एक ऐसे मुल्क से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है उन्होंने, और वो हमारे साथ एक अच्छे दोस्त के तौर पर चलेंगे। वो दोस्ती तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर का एक तोहफा है पाकिस्तान के लिए। मगर रियाज फतियाना साहब के लिए तो मुझे इज्जत है, मगर पीटीआई सिवाय टॉक शोज के अंदर इनकी पॉलिसी डे फर्स्ट से कहते हैं कि जी कामयाबी की तरफ गामजन है, इमरान खान की तर्ज हुक्मरानी बहुत ही कामयाब चल रही है। फिर FBR के चेयरमैन तब्दील होते गए, फिर 1 दर्जन इनके सेक्रेटरीज और वजीर खजाना जो है वो तब्दील होते गए। फिर ये IMF के पांव पकड़ के मुआहदे करने पे अपने फखरे अंदाज में पेश कर रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए इनकी इस पॉलिसी को, मुआशी पॉलिसी को हम बेहतर समझ भी लें, थोड़ा सा हम बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर लेते हैं कि इनको ठीक समझते हैं, तो ये महंगाई का जिन जो इन पे काबू नहीं हो पा रहा, आज कौम की चीखें क्यों निकली हुई हैं, आज गैस क्यों गायब है, आज बिजली की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है, आज दवाई सस्ती क्यों नहीं हो रही, डॉलर की उड़ान क्यों काबू में नहीं आ रही है। 3.5 साल से अगर टॉक शो वाली पीटीआई की बातों को सही समझे हम, तो फिर ये मेरे ख्याल में
महंगाई तो बिल्कुल जीरो पे होती। फिर आप कहते कि साबका हुक्मरानों में चोर थे, डाकू थे जो चोरी कर रहे थे और पाकिस्तान की कौम परेशान थी। उससे ज्यादा अगर दुगना तुगना और 10 गुना ज्यादा अगर कौम परेशान है, महंगाई जो है वो काबू में नहीं आ रही और कर्जा जो है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आपने लिया हुआ है, तो फिर आप माजी के हुक्मरानों को ये जो बहुतानबाजी कर रहे हैं वो किस काम की है, वो किस जस्टिफिकेशन क्या है आपके पास? तो आप टॉक शोज के अंदर 5 साल तक इमरान खान को कामयाब कहते रहे। अगर इनमें इतनी जुर्रत है तो मैं दावत देता हूं नूरुल आरफीन कि आइंदा आप पीटीआई के किसी भी दोस्त को कहें कि वो किसी बाजार में स्टूल लगा के बैठ जाए, वहां से ये कहें कि जी हमने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है, इमरान खान की मुआशी पॉलिसी बिल्कुल ठीक चल रही है, वहां की आवाम गुजरती होगी, इनको हार पहनाएंगे, अजरके पहनाएंगे, फूल बरसाएंगे, फिर मैं भी मुबारकबाद दे दूंगा कि आपकी पॉलिसी ठीक जा रही। राइट सर। रियाज फतियाना साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। रियाज फतियाना साहब, सर एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, फवाद चौधरी साहब ने अमेरिका चीन तनाज़े में किरदार की पेशकश भी कर दी है। सर इसका मतलब है कि पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर बन नहीं रहा, बन चुका है कि जो हम दो इंतहाई अहम तरीन ममालिक में जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं, हम उनमें तस्फिया कराने के लिए चलें। इसका मतलब है कि रावी चैन ही चैन लिखता है। देखिए अर्पित साहब, इससे पहले माजी में मिसाल मौजूद है। क्यूएन लाइव इंडिया चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे, यूब खान यहाँ थे, हेनरी किसिंजर का टूर पाकिस्तान ने ही अरेंज किया था चाइना का, और वो बैकडोर डिप्लोमेसी की बुनियाद पाकिस्तान ने ही रखी थी। और माजी में पाकिस्तान हेनरी किसिंजर का टूर अरेंज करके चाइना का ये साबित कर चुका है कि दो बड़ी सुपर ताकतों के दरमियान अफाम तफहीम पाकिस्तान भी करवा सकता है। नंबर 2, ईरान और सऊदी अरब की जंग बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से सऊदी अरेबिया और ईरान की जंग रुकी। नंबर 3, कतर पे सऊदी अरब हमला करने वाला था, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत ने कोशिश की और कतर और सऊदी अरेबिया के दरमियान जंग रोकने में कामयाब हुए। ये वो इक़दाम है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और फॉरेन सर्विस हमेशा से बड़ी खुश आयद रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया के 10 ममालिक जो सोवियत यूनियन से अलग हुए थे, इनकी सारी फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग पाकिस्तान की सिविल सर्विस अकेडमी जो फॉरेन सर्विस की है इस्लामाबाद उसमें हुई है। इनकी सारी सिविल सर्विस और स्पेशली फॉरेन सर्विस का ढांचा पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री और हमारी इंस्टीट्यूट ने खड़ा किया है। तो ये ऐसी कोई नई बात नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हमारा अपना एक हमारी अहलियत है जिसको दुनिया तस्लीम करती है। दुनिया तस्लीम करती है। राना एहसान साहब, सर आप लोगों को हर बात में ऐब निकालने की आदत है, वरना पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब इंटरनेशनल सियासत में एक नुमायाँ किरदार भी अदा कर रहा है, जो रियाज फतियाना साहब की बातों से साबित भी होता है। आपका जवाब फिर उसके बाद आजिज़ धामरा साहब से इस पर उनका व्यू पॉइंट लूँगा। देखें, हकीकत तो ये है कि सऊदी अरेबिया ने जो हमें लोन दिया है $3 अरब का, उसकी जो शराइत हैं वो इतनी शर्मनाक हैं कि कोई भी जो मुल्क की जो सोवरेनिटी है उसके ऊपर सवालिया निशान आ जाता है। यानी कि 72 घंटे के अंदर आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, IMF से आप मुआहदा करेंगे वरना वो लोन वापस। और यानी कि ये आपका लेवल है सऊदी दोस्ती का, जो कि पहले वो आपके साथ किस तरह का तावन करते थे और अब क्या हालात हैं। इन्होंने कहा जी अमेरिकन सदर ने भी जो है वो दावत दी, लेकिन खुददार है इमरान खान साहब तो नहीं गए। अमेरिका के साथ भी आपके जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो एक डिजास्टर रही है। सर क्विकली आपको वाइंड अप करना पड़ेगा राना एहसान साहब, क्योंकि वक्त की इंतहाई शदीद कमी की जानिब बिल्कुल बजा दिया गया। मुख्तसरन ये कि चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इन सब से आपकी वो फॉरेन पॉलिसी का लेवल नहीं है जो पहले था। ये राइट सर, गॉट योर पॉइंट। आजिज़ धामरा साहब, सर आपका वर्जन। देखिए, पहली बात तो इन हुक्मरानों से ये पूछना चाहिए कि जो सीपेक के मुआहदे थे चाइना के साथ जो स्पीडली चलने थे, उसमें इनकी नालायकी और कोताही की वजह से चाइना इनसे नाराज है और ये जबरदस्ती उनसे दौरा करने की एक लॉबिंग कर रहे हैं। और अभी इनको रिसीव ये क्या पाकिस्तान की रियासत के लिए या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं है कि आपको रिसीव किसने किया। और ओलंपिक्स की गेम में आपको आम पब्लिक में स्टेडियम में बिठा दिया गया, वहां पर कोना पकड़ के आप बैठे हैं। और यहाँ पर मैं बहसियत पाकिस्तानी इस बात पे खुश हूँ कि इंटरनेशनल ताल्लुकात मेरे मुल्क के, मेरे रियासत के मजबूत होने चाहिए और मेरी रियासत पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। मगर पाकिस्तान के हवाले से अभी जो रिपोर्ट आई है आपकी जो करप्शन की,
उसमें पाकिस्तान ने तरक्की की है या वो पीछे आया है? मैं एक सिंपल सा सवाल रियाज फतेहाना साहब से पूछना चाहूंगा। राइट सर। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। रियाज फतेहाना साहब, एहसान साहब और सेनेटर आजिज धामरा साहब, तीनों का मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे शो के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।